अच्छा आप ये बताओ 2015 से पहले हिंदी मीडियम के टॉपर क्यों आते थे? एग्री करता हूँ, ऑप्शनल 2 थे ठीक। इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो फैक्चुअल कंटेंट रखते हैं, उनको पता है मैंने इतना करना है। हिंदी वाले क्या करता है, कथा लिखते हैं, कथा लिखने की वजह से फेल हो जाते हैं और पढ़ते भी वो कथा ही है, वो फैक्ट नहीं पढ़ते हैं। वो पूरी बुक छानते हैं तब तक वो 4 बार पढ़ चुका होता है इंग्लिश मीडियम वाला, क्योंकि उनको पता है फैक्ट पढ़ना है। और हिंदी मीडियम वाला क्या करता है, हिंदी मीडियम वाला कथा पढ़ता है। और चलो कथा पढ़ भी ली, उससे एक कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, वो नहीं लेता है, वो उसमें कन्फ्यूज हो जाता है। सोर्सेज की कमी नहीं है, उनके ऑफर्स की कमी है, कोशिश नहीं कर पाते। अब वो 5 दिन पहला वो सी सेट पढ़ते हैं, बोलते हैं मैं क्वालिफाई कर लूँगा, और 10 नंबर सी सेट में आएंगे, कैसे क्वालिफाई करेंगे? अब ये IITN है जो इंग्लिश मीडियम के पहले ही हम लोगों से मतलब हिंदी मीडियम वालों से अच्छी इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, IITN है, तो ये तो चुटकी बजा के कर देगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता, IITN भी फेल होता है। आई हैव अ फ्रेंड जो बहुत शार्प माइंडेड थी, वो भी उसके भी वो 62 मार्क्स आए, 5 नंबर से रह गए। ये लोग बोलते हैं द हिंदू हमसे समझ नहीं आता, ऐसा इतना मतलब फिर तो ग्रेजुएशन किस बात की है तुमने? ग्रेजुएशन तक इन्होंने इंग्लिश पढ़ी और द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे, तो क्या फ़ायदा इनकी स्टडी का? मतलब खुद IAS बनेंगे। हाँ, एक्चुअली इन्होंने खुद को वीक करके रखा है कि हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ सकते हैं। और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, वो फारसी में थोड़ी नहीं लिखे होंगे या वो स्पेनिश में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखी है जो हमने ग्रेजुएशन तक पढ़ी है। तो इनका वीक पॉइंट ये है हिंदी मीडियम वालों का। मैगजीन जो बाजीराव में दिया है ना, वही विजन में भी दिया होता है, सिर्फ पॉइंट नीचे ऊपर होता है, ये दिमाग में बिठानी पड़ती है। और हिंदी वालों के दिमाग में ये बात ही नहीं बैठती। हिंदी मीडियम वालों की गलती ये है कि हेलो सर। हेलो सर, कैसा हुआ इंटरव्यू? सर बढ़िया हो गया इंटरव्यू। सर कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और थर्ड इंटरव्यू। थर्ड इंटरव्यू। तो सर आपका जो पिछले अटेम्प्ट थे उनका क्या रिजल्ट रहा? मैं ऑलरेडी सर्विसेज में हूँ। सर थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है और एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा नाम ऋत्विक है, मैंने डॉक्टरेट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। ओके जी। ओके सर, बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो कैसे हुई? मतलब कोचिंग का सहारा लिया, सेल्फ स्टडी? मेरा सेल्फ स्टडी हुआ है और कुछ टेस्ट सीरीज से हुआ है मेरा। मोस्टली टेस्ट सीरीज या NCERT बेस्ड ही रहा है टोटली मेरा। ओके सर, बात करें आपने टेस्ट सीरीज की है, तो टेस्ट सीरीज आपने कहाँ से लगाई और कौन सी बेस्ट है? पहला तो सेल्फ स्टडी NCERT के जितने भी MCQ थे उनको सॉर्ट आउट किया। उसके बाद जैसे विज़न हो गया, इनसाइट हो गया, IS बाबा, ये तीनों मैंने रिकमेंड की क्योंकि अच्छी है, इनकी लैंग्वेज भी अच्छी है। आपका ऑप्शनल और आपका माध्यम क्या था? मेरा ऑप्शनल संस्कृत लिटरेचर रहा है और माध्यम मेरा हिंदी है। ओके सर, आपका ऑप्शनल संस्कृत लिटरेचर है, तो इसके क्या रिसोर्सेस रहे? आपने कहाँ से तैयार किया? रिसोर्सेज देखो, कुछ बुक्स जैसे मास्टर MA संस्कृत की पढ़ी इग्नू की, कुछ मैंने पाणिनी एकेडमी सर की बुक्स पढ़ी है, पाणिनी एकेडमी के, तो उनसे ही मेरे टोटली मेंस का प्रिपेयर किया है। तो सर बात करें इंटरव्यू रूम की, तो कैसा माहौल था और बोर्ड कौन सा था? इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा है मेरा और झा सर का बोर्ड रहा है। ओके सर, माहौल कैसा था? माहौल बिल्कुल पोलाइट, नॉर्मली इंटरव्यू नॉर्मली होता है टोटली, कोई भी ऐसा जैसे जैसे मोक दिए जाते हैं उनकी तरह नहीं होता, बिल्कुल पोलाइटली इंटरव्यू लिया जाता है। सर बात करें आपकी स्ट्रेटजी की, प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रही, क्या रिसोर्सेज रहे आपके? देखो, प्रीलिम्स के लिए पहला NCERT क्लियर की, और फिर NCERT जैसी तैयार हुई उसके बाद टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की मैंने, स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट की। और रही मेंस की बात, अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ उनको थोड़ा लिख भी रहे हो, मेजर टॉपिक्स है जो, तो आपका साथ में मेंस भी NCERT से तैयार होता रहेगा। जब आपका हाफ हो जाएगा तैयार, उसके बाद आप मतलब स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। जी सर, बात की आपने मतलब NCERT की, तो NCERT तो बहुत सारी हैं, आपने कौन कौन सी पढ़ी और इम्पोर्टेंट कौन सी होती है? इम्पोर्टेंट तो 6 to 12 ओवरऑल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली देखो आज यंगस्टर सभी जगह है, GTV नगर, राजेंद्र नगर, मेरा यही कहना है, क्योंकि वो 12th के बाद आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनकी 12th भी अच्छे मार्क्स से नहीं हुई होती हैं, तो उनको चाहिए कि 6 to 12 पहले अच्छे से क्लियर करें। और कई ऐसे होते हैं जो अभी कॉलेज गोइंग है या कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी पहला ये है कि पहला अपना जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो ना कॉलेज में, BA के जो चाहे हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, तो उनकी बुक्स अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आता उन्हीं में से है। जो लक्ष्मीकांत की बुक बनी है वो वहीं से ही एक कंपाइलेशन हुई है उनकी, वहीं से ही बनी है वो। हिस्ट्री की भी 3 चीज़ों की इकट्ठी बुक बना दी है, तो हम लोगों को NCERT से ही ओवरऑल सारी नॉलेज मिल जाएगी अगर हम पढ़ना अच्छे से चाहें।
सर मेंस के लिए क्या रिसोर्सेस रहे, क्या स्ट्रेटजी थी आप? देखो मेंस के लिए आप फिर स्टैटिक बुक पे आ जाओ, स्टैंडर्ड बुक पे आ जाओ, और थोड़ा न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ो, थोड़ा खुद का थॉट, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी नॉवेल्स पढ़ो, अच्छी मतलब कोई भी लिटरेचर की अच्छी बुक्स पढ़ो। उससे क्या थॉट प्रोसेस आपका अच्छा बनेगा। जब आपका थॉट प्रोसेस अच्छा बनेगा तो आप अच्छी आंसर राइटिंग कर पाओगे। और ऑप्शनल के लिए मतलब मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रीलिम्स के साथ ही स्टार्ट कर देनी, एक आंसर राइटिंग और एक एसे राइटिंग। जैसे जैसे प्रीलिम्स पढ़ते जाओगे, जो आपके टॉपिक क्लियर होता जाए, उसके साथ साथ उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। कोई भी जैसे हिस्ट्री से कोई भी टॉपिक आपने तैयार किया, एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लो उसको, उससे 2 बेनिफिट हो गए, प्रीलिम्स के नोट्स भी बनेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी भी हो जाएगी। सर बात की आपने आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? आंसर राइटिंग करते टाइम देखो आपकी सोचने की क्षमता इतनी शार्प होनी चाहिए कि 8 मिनट में आपने एक क्वेश्चन करना है, तो आपका मतलब माइंड पे स्ट्रेस ना पड़े, आप बिल्कुल फ्लो में लिखो। वो तभी होगा जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और थॉट प्रोसेस आपका अच्छा होगा। सर इसके लिए टाइम मैनेजमेंट में भी ध्यान देना चाहिए, है ना? टाइम मैनेजमेंट देखो, लोग बोलते हैं कि यूपीएससी 6 घंटे में भी हो जाता है, 8 घंटे में हो जाता है। ऐसा नहीं है, और होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट यूपीएससी टाइम मांगता है। स्टार्टिंग जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो अगर थोड़ा 8 घंटे दे रहे हैं, आप देना शिद्दत से कि मैंने दिए हैं, आप मतलब खुद को रियलाइज़ होना चाहिए। बट आज हम क्या करते हैं कि 10 मिनट पढ़ते हैं, 1 घंटा रील्स देखते हैं, उस करके बोलने के लिए हम रील देख रहे होते हैं, हम IAS यूपीएससी की ही, बट दिमाग होता है हमारा कहीं और। मोस्टली जो स्टूडेंट्स ये गलतियां कर रहे हैं, हम लोगों को पहला फ़ोन को दूर रखना है, ठीक है, बुक्स को पढ़ना है। और जो बोलते हैं ऑनलाइन का बेनिफिट है, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी है। सर आपके हिसाब से क्या ज़्यादातर ऑनलाइन मटेरियल्स पे फोकस करना चाहिए या टेक्स्ट पे? देखो NCERT आज के टाइम में हर जगह उपलब्ध है। जो फ्रेशर है उनको स्टार्टिंग में NCERT लेनी चाहिए। इतना भी कोई नहीं होता है कि NCERT नहीं भी मिलती है तो अपने आसपास बच्चे पढ़ते हैं, आप उनसे ले लो, उनसे नोट्स बना लो। लोग बोलते हैं हमारे पास संसाधनों की कमी, किसी के पास भी नहीं। अगर पढ़ना चाहिए, आज देयर आर मैनी, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गांव से पढ़ के निकल रहे हैं। सर वैसे बेनिफिशियल कौन सा होता है, ऑनलाइन स्टडी? ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में कई सारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं। और दूसरी बात ऑप्शनल, वो ऑनलाइन में ना अगर आपका तो दिमाग अच्छा चलता है तभी आप उसको ग्रैब कर पाओगे। अदरवाइज जो 12th के पास आउट हुए, अभी कल परसों मैंने एक और इंटरव्यू देखा था, वहाँ पे बच्चे वो अभी आई थिंक 12th पास आउट हुई है, वो ये बोल रही है कि यूपीएससी में ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वो ढंग से पढ़ेगी, प्रिपेयर करेगी खुद को, तो वो पास आउट हो जाएगी। बट अगर अभी उनको 1 साल भी नहीं हुआ होगा, अभी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर चला है, शी से दैट कि यूपीएससी में तो वो होती है, रिजर्वेशन है, ये अभी से जब मन तोड़ दिया तो कैसे यूपीएससी हो पाएगी? पूछना है तो उनसे पूछो ना, जो 6 अटेम्प्ट देख के भी अपने दम रखा है जिन्होंने कि नहीं हम करके दिखाएंगे। तो अब वो तो पहले ही फर्स्ट ईयर में और दम हार गई है। सर आपको माध्यम हिंदी मीडियम है, तो जो हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसे काफ़ी एस्पिरेंट कहते हैं कि हिंदी माध्यम से रिसोर्सेज कम है, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि रिसोर्सेज कम है या भेदभाव होता है यूपीएससी भेदभाव? नहीं, देखो भेदभाव नहीं होता है। रिसोर्सेज हिंदी मीडियम के पास जितने हैं उतने इंग्लिश मीडियम। अच्छा आप ये बताओ, 2015 से पहले हिंदी मीडियम के टॉपर क्यों आते थे? एग्री करता हूँ ऑप्शनल 2 थे, ठीक है, बट उसके बाद क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है कि रिसोर्सेज की कमी है। शायद हिंदी में इतनी बुक्स नहीं लिखी होगी जितनी, मतलब इंग्लिश में इतनी बुक्स नहीं लिखी होगी जितनी हिंदी माध्यम में है। हिंदी लिटरेचर की देख लो आप, किसी भी लिटरेचर की, हमारे प्रोफेसर इतनी बुक्स नहीं निकालते, मतलब वो फालतू में है। फिर लोगों को सिर्फ बहाने चाहिए। हाँ, उनको थोड़ा ध्यान से मतलब कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाई कर पाएगा। अरे भाई एक्सक्यूजेज तो बहुत देते हैं। हाँ, ये मानता हूँ मैं कि वो फैक्चुअल, जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो फैक्चुअल कंटेंट रखते हैं, उनको पता है मैंने इतना करना है। हिंदी वाले क्या करते हैं, कथा लिखते हैं, कथा लिखने की वजह से फेल हो जाते हैं, और पढ़ते भी वो कथा ही है, वो फैक्ट नहीं पढ़ते हैं। वो पूरी बुक छानते हैं तब तक वो 4 बार पढ़ चुका होता है इंग्लिश मीडियम वाला, क्योंकि उनको पता है फैक्ट पढ़ना है। और हिंदी मीडियम वाला क्या करता है, हिंदी मीडियम वाला कथा पढ़ता है, और चलो कथा पढ़ भी ली, उससे एक कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, वो नहीं लेता है, वो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये रीज़न है हिंदी मीडियम का जो नहीं हो पा रहा है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को एक तो गाइडेंस की कमी है, और अप्रोचेज नहीं है उनके पास अच्छी। सर तो जैसे आपने कहा गाइडेंस की कमी है, तो वो सही गाइडेंस कहाँ से प्राप्त कर सकता है? देखो सही गाइडेंस, एक तो आप इतने मेच्योर है, अगर आपने डिसीजन लिया यूपीएससी फाइट करने का, तो अपने माइंड को भी इतना मेच्योर बनाओ कि आप हर किसी की बातों में ना हो। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है। हिंदी मीडियम वालों की दिक्कत ये है कि पहला तो वो इंग्लिश मीडियम वालों को देख के वो करते हैं कि यार इसने
इतनी बुक्स ली है मैं भी लूँगा। ऐसे क्यों करना भाई? जो आपको एक बुक में रुचि है तो आप वही पढ़ो ना। अब जो आपको एक बुक में मिल रहा है ना, वो उनको 3 बुक्स में मिल रहा है, तो किसको बेनिफिट है? हिंदी मीडियम वालों को। बट हिंदी मीडियम वाले ये समझते ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों की खजाना किसी को नहीं है, सेम है, सेम सोर्सेज उपलब्ध हैं। देखो आप जो भी है, विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत देख लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तो है। इसके अलावा कौन सी बुक है मेरे को ये बताएं आप। जो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उनके ऑफर्स की कमी है, कोशिश नहीं कर पाते। अब 5 दिन पहला वो CSET पढ़ते हैं, बोलते हैं मैं क्वालिफाई कर लूँगा, और 10 नंबर CSET में आएंगे, कैसे क्वालिफाई करेंगे? अब ये IITN है जो इंग्लिश मीडियम की, पहले ही हम लोगों से मतलब हिंदी मीडियम वालों से अच्छी इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, IITN है, तो ये तो चुटकी बजा के कर देगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता, IITN भी फेल होता है। आई हैव अ फ्रेंड जो बहुत शार्प माइंडेड थी, वो भी उसके भी वो 62 मार्क्स आए, 4 नंबर से 5 नंबर से रह गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रेशो ज़्यादा होता है। बस प्रीलिम्स में इंग्लिश मीडियम के बहुत ज़्यादा बैठते हैं, हिंदी मीडियम के भी बैठते हैं, बस वही है कि रेशो कम ज़्यादा हो जाता है। बाकी मेंस के ऊपर डिपेंड करता है और लास्ट की सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सर जैसे 28 मई को अब प्रीलिम्स आने वाला है, तो अब एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखो, जो फ्रेशर है उनको NCERT को अच्छे से रीड करना चाहिए, उनके पास अभी बहुत टाइम है। जिन्होंने इस साल देना है उनका जितना तैयार हो गया है ना, उसको रिकॉल कीजिए और कुछ टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए। आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको रिकॉल होता रहेगा। एक आपको आंसर मतलब थोड़े से पॉइंट आपको रिमेंबर रहेंगे कि हाँ किस तरह तैयार करना है हम लोगों को। राइट सर, एक करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी इशू रहता है, तो आपने करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार किया? देखो, करंट अफेयर द हिंदू से मैंने क्या, ऐसा देखो पहली बात ये बोल रहा हूँ मैं कि कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं है जो द हिंदू नहीं पढ़ सकता है। जो द हिंदू नहीं पढ़ सकता है ना, वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। ये लोग बोलते हैं द हिंदू हमसे समझ नहीं आता, ऐसा इतना मतलब फिर तो ग्रेजुएशन किस बात की है तुमने? ग्रेजुएशन तक इन्होंने इंग्लिश पढ़ी और द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे, तो क्या फ़ायदा इनकी स्टडी का? मतलब खुद IAS बनेंगे। हाँ, एक्चुअली इन्होंने खुद को वीक करके रखा है कि हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ सकते हैं। और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, वो फारसी में थोड़ी नहीं लिखे होंगे या वो स्पेनिश में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखी है जो हमने ग्रेजुएशन तक पढ़ी है। तो इनका वीक पॉइंट ये है हिंदी मीडियम वालों का। हर एक, मेरा जस्ट ये बोलना है कि हर एक बच्चा पढ़ सकता है। अपनी जो विल पावर है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करो। चलो वो एक दिन में पढ़ता है, आप 2 दिन लगा लो, स्टार्ट करोगे तो एक दिन आप वो पोजीशन पा लोगे। वो 10 मिनट में पढ़ता है, आपके 1 घंटा लग रहा है, इतना डिफरेंस तो है, पढ़ लोगे। बट हम अंदर से आ रहे हैं कि हम तो पढ़ ही नहीं पाते, रेदर देन कि आप इंग्लिश मीडियम में सारी और भी चीज़ें पढ़ सकते हो अगर आपके अंदर वो चाह है। बट है ही नहीं, ख़त्म हो गया हिंदी मीडियम वालों की। तो सर एक जैसे हमने जितने भी एस्पिरेंट का इंटरव्यू लिया है, सभी कहते हैं कि मतलब जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड रखो। तो जैसे नया एस्पिरेंट कोई आता है हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, मार्केट में बुक्स वगैरह दिखता है तो बहुत सारी खरीद लेता है, तो रिसोर्सेज को लिमिटेड कैसे रखा जा सकता है? यार रिसोर्सेज को वही तो मैंने बोला कि NCERT पहले आप क्लियर करो। जब NCERT पढ़ लोगे ना दिल से, तो आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। UPSC NCERT बेस्ड ही पेपर होता है, ठीक है ना। UPSC के अगर आप अच्छे से UPSC की गाइडलाइंस या पढ़ोगे ना, तो उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि मेरे को डॉक्टर चाहिए या मेरे को वकील चाहिए। उसमें लिखा है सिंपल, जिन्होंने 12th ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से की है वो हमको चाहिए। तो जब NCERT अच्छे से पढ़ेंगे तो उनका वैसे ही आधा तो तैयार हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड बुक तो उनको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी ना। स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से NCERT का ही बड़ा रूप है, इतनी बड़ी भी नहीं होती है, वही पढ़ा होता है। बस हम लोग साइज़ देख के सोचते हैं कि हाँ पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएगी। और इंग्लिश मीडियम वालों की भी वही बुक्स है। ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दे कि इंग्लिश मीडियम वालों के पास ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज होते हैं। बस हम लोगों को ये लगता है कि वो न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनके पास रिसोर्सेज है। हाँ, मैगज़ीन इंग्लिश में पढ़ते हैं, बाजीराव की पढ़ ली, राव की पढ़ ली, तो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी मीडियम वालों मैगज़ीन जो बाजीराव में दिया है ना, वही विज़न में भी दिया होता है, सिर्फ पॉइंट नीचे ऊपर होता है। ये दिमाग में बिठानी पड़ती है और हिंदी वालों के दिमाग में ये बात ही नहीं बैठती है। दूसरा, वो इंग्लिश वालों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और पहला ऐसा होता था कि इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी वालों से प्रभावित होते थे। यही वीकनेस है हम लोगों की। सर जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट जॉब के साथ तैयारी करते हैं और आपकी भी एक जॉब थी, तो टाइम मैनेज कैसे किया आपने जॉब के साथ? देखो, जिन्होंने जो करना, वो बोलते हैं ना खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो खुद ब खुद टाइम निकालना। मेट्रो से 1 घंटा लगता था, 1 घंटा 2 घंटे मिलते थे, 1 घंटा पूरा शिद्दत से पढ़ता था आते जा। आज भी अभी भी आप मेरा बैग चेक करोगे, उसमें मिलेगी मैगज़ीन आपको। तो 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में 2 घंटे हो गए। फिर जैसे शाम को 2 घंटे मिलते थे, सुबह 2 घंटे, 6 घंटे हो गए। तो 6 to 7 और अगर आप डिवोट करते हो तो सफिशिएंट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। ये नहीं है कि यंगस्टर हो, यंगस्टर को तो पहला
टाइम बनाना पड़ेगा, एक देखना पड़ेगा कि कितनी कैपेसिटी है, Right. और कैपेसिटी सब में होती है, खुद को वीक नहीं समझना चाहिए हम लोगों को। सर जो भी एस्पिरेंट हिंदी माध्यम के मतलब वीडियो देख रहे हैं, वो मतलब आप अपनी तरफ से उनको क्या एडवाइस या मैसेज देना चाहोगे? देखो मेरी ओर से तो यही एडवाइस है, खुद को कम मत समझो इंग्लिश मीडियम वालों से। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम लोग इनसे आगे ही है हर एक क्षेत्र में, तो खुद को कमज़ोर मत समझो और अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो। हिंदी मीडियम वालों की गलती ये है कि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट सरेंडर पे जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने तो पढ़ी हुई है, और इंग्लिश मीडियम वाले कभी भी ये गलती नहीं करते हैं। यस। तो ये रीज़न है। और दूसरे हमारे जो सीनियर होते हैं ना, वो भी हम लोगों को वो भटकाते हैं कि हाँ ये नहीं पढ़ो, तुम डायरेक्ट स्पेक्ट्रम पढ़ लो, एनसीईआरटी छोड़ो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्पेक्ट्रम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एनसीईआरटी से भी और स्पेक्ट्रम से भी। एक ही रूप है दोनों का, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें चीज़ों का। वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके दी गई है, वहाँ पे एक लाइन में लिखा है, और वो एक्सप्लेन दे के अगर पढ़ ली तो एक लाइन में आप खुद लिख लोगे, इतना सा अंतर है बस। सर जो भी एस्पिरेंट मतलब अभी शुरुआत कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो शुरुआत में किन बातों का ध्यान रखें, क्या गलतियाँ नहीं? वैसे तो आपने बहुत सारी बातें बताई दें, लेकिन और भी कोई एडवांस बातें, क्या किन बातों का ध्यान रखें, क्या गलतियाँ नहीं करें? अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखें, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो, एक न्यूज़पेपर एक मैगजीन लगा लो, और कुछ भी नहीं पढ़ना है आपने, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। अगर कोई कोचिंग दे रहा है तो कोचिंग के जो नोट्स हैं ना, किसी भी कोचिंग के, वही पढ़ना आप लो, उसके अलावा एनसीईआरटी। अदरवाइज़ और कोचिंग्स के नोट्स पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं, उसमें भी प्रिंट आउट वही होता है जो दूसरी की सेम ही होता है। सेम ही होता 90% तो है, सेम ही होता सिर्फ अक्षरों में चेंजेस होती है यार, थोड़ा बहुत होता वही है। और हिंदी और इंग्लिश में भी, हिंदी में जो लिखा होता है ना वो ट्रांसलेट वहाँ पे हिंदी में हुआ, इंग्लिश में हुआ होता है, इतना सा होता है बस।